और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 1857 की उस विद्रोह की परतें खोलने जा रहे हैं जिसे अक्सर भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ तारीखों और घटनाओं का ब्यौरा नहीं देते, बल्कि उस बेचैनी, उस गुस्से और उस उम्मीद की कहानी बताते हैं जो उस दौर में लोगों के दिलों में थी। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि आखिर ये हुआ क्यों। ऐसा क्या था कि आम सिपाही, किसान और यहाँ तक कि राजे रजवाड़े भी सब एक साथ उठ खड़े हुए। वो कौन सी एक चिंगारी थी जिसने बारूद के इस ढेर में आग लगा दी। चलिए इस कहानी के धागे सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस माहौल से जो इस विद्रोह से पहले दशकों से बन रहा था। अक्सर कहा जाता है कि इसके पीछे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कई कारण थे, लेकिन इन्हें अलग अलग देखने के बजाय अगर हम इन्हें जोड़कर देखें तो एक ज्यादा दिलचस्प तस्वीर उभरती है। ऐसा लगता है जैसे अंग्रेज एक एक करके हर उस चीज पर चोट कर रहे थे जो भारतीयों के लिए मायने रखती थी, है ना? उनकी रोजगार, उनका धर्म, उनकी परंपराएं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक चौतरफा हमला महसूस हो रहा था। आप आर्थिक मोर्चे पे ही देखिए। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन को अपने कारखानों के लिए कच्चे माल की जरूरत थी और बने हुए सामान के लिए एक बड़ा बाजार भी चाहिए था। हाँ, और भारत इन दोनों जरूरतों को पूरा करने के लिए एकदम सही जगह था। तो उन्होंने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को ही अपने हिसाब से बदल दिया। इसका मतलब जो भारत सदियों से अपने कपड़ों और दस्तकारी के लिए दुनिया भर में मशहूर था, हाँ, उसे अब सिर्फ कपास उगाने और ब्रिटेन से आने वाली सस्ती मिल की चादरें खरीदने पर मजबूर कर दिया गया। बिल्कुल ठीक यही हुआ। और इसका असर ये हुआ कि भारत के जो छोटे छोटे उद्योग थे, अब सोचिए वो कारीगर जो पीढ़ियों से कपड़े या दूसरा सामान बना रहे थे, वो रातों रात बेरोजगार हो गए। उनका पूरा काम धंधा ही ठप पड़ गया। शहरों से लेकर गांव तक एक गहरी आर्थिक तंगी फैल गई। ये सिर्फ गरीबी नहीं थी, ये अपनी पहचान और अपना हुनर खोने का दर्द भी था। तो एक तरफ अंग्रेज भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रहे थे और दूसरी तरफ वो ऐसे सामाजिक सुधार ला रहे थे जो कागज पर तो अच्छे लगते थे, जैसे सती प्रथा का अंत या विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों का असर एक ही जैसा हुआ। लोगों को लगा कि उनकी पूरी दुनिया, उनकी पहचान खत्म की जा रही है। क्या ये सुधार अच्छे इरादे से की गई एक बड़ी गलती थी? ये सवाल बहुत अहम है। देखिए, अंग्रेजों के नजरिए से वो एक पिछड़े समाज को सभ्य बना रहे थे, लेकिन जमीन पर जो एक आम भारतीय था, उसके लिए ये उसकी दुनिया में सीधा दखल था। उसे लगा कि ये सिर्फ हमारे पैसे ही नहीं छीन रहे। बिल्कुल, उसे लगा कि ये गोरे लोग सिर्फ हमारा पैसा ही नहीं, बल्कि हमारा धर्म और हमारी इज्जत भी छीन लेना चाहते हैं। और इस डर को ईसाई मिशनरियों की जो गतिविधियां थीं, उन्होंने और हवा दी, जो खुले तौर पर धर्मांतरण की बात करते थे। मुझे ये बात थोड़ी हैरान करती है। एक तरफ आप सामाजिक सुधार कर रहे हैं, लेकिन फिर एक ऐसा कानून ला रहे हैं जो सीधे सीधे धर्मांतरण को बढ़ावा देता दिखे। ये तो अपने ही मकसद के खिलाफ जाने जैसा है। हाँ, 1850 का वो कानून एक बहुत बड़ी वजह बना। उसके मुताबिक अगर कोई हिंदू धर्म बदलकर ईसाई बनता है तो भी उसे अपने पुरखों की जमीन जायदाद में हिस्सा मिलेगा। पहले ऐसा नहीं होता था। अच्छा। तो लोगों ने इसे धर्म बदलने के लिए एक सरकारी लालच के तौर पर देखा। उन्हें लगा कि ये एक सोची समझी साजिश है, और ऊपर से न्याय प्रणाली में भी फर्क साफ दिखता था। किसी भारतीय के खिलाफ जुर्म करने वाले अंग्रेज को या तो सजा होती ही नहीं थी या बहुत मामूली। तो भरोसे का रिश्ता पूरी तरह टूट चुका था। पूरी तरह। तो आम कारीगर और किसान तो नाराज थे ही, लेकिन ये आग महलों तक कैसे पहुंची? मेरा मतलब है, शासक जो अब तक किसी तरह अंग्रेजों के साथ बने हुए थे, वो भी अचानक खुद को असुरक्षित क्यों महसूस करने लगे? वहां पर लॉर्ड डलहौजी की नीतियां एक बड़ा मोड़ थीं। उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हम व्यपगत का सिद्धांत कहते हैं, वो कई रियासतों के लिए मौत का फरमान साबित हुई। हड़प नीति। हाँ, हड़प नीति। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो वो गोद लिए हुए बेटे को अपना राज नहीं सौंप सकता। राजा के मरते ही वो रियासत सीधे अंग्रेजी हुकूमत का हिस्सा बन जाएगी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो झांसी ही है ना? बिल्कुल। रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को हक दिलाना चाहती थी, लेकिन अंग्रेजों ने साफ मना कर दिया। यही कहानी नाना साहेब के साथ हुई, जो आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए बेटे थे। अंग्रेजों ने उन्हें पेशवा मानने और उनकी पेंशन देने से इनकार कर दिया। सतारा, नागपुर, अवध,
एक एक करके कई रियासतों को निगल लिया गया। और सिर्फ हिंदू शासक ही नहीं, मुगलों पर भी इसका असर हुआ। सही कहा। यहाँ तक कि मुगल बादशाह जो अब सिर्फ नाम के शासक थे, उन्हें भी कह दिया गया कि बहादुर शाह जफर के बाद उनके वारिसों को न तो बादशाह माना जाएगा और न ही उन्हें लाल किले में रहने दिया जाएगा। यानी संदेश साफ था, चाहे छोटे रजवाड़े हों या सदियों पुरानी मुगल सल्तनत, अब किसी की कोई हैसियत नहीं थी। सत्ता सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की थी। और इसी माहौल में वो तबका भी था जो अब तक अंग्रेजों की ताकत का सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता था, भारतीय सिपाही। भारतीय सिपाही। और आखिरकार गुस्से का ज्वालामुखी उन्हीं के भीतर से फटा। सिपाहियों की शिकायतें भी पुरानी थीं। उन्हें अंग्रेज सैनिकों से कम तनख्वाह मिलती थी, उनके साथ भेदभाव होता था और तरक्की का कोई रास्ता नहीं था। कोई भारतीय सिपाही अपनी पूरी जिंदगी में मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा सूबेदार बन सकता था, बस सूबेदार तक। हाँ, लेकिन 1856 के जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ने हालात और बिगाड़ दिए। इस कानून में ऐसा क्या था? इस कानून में कहा गया कि सेना में भर्ती होने वाले हर नए सिपाही को ये लिख कर देना होगा कि जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पारवी जंग के लिए भेजा जा सकता है। ओह, और उस जमाने में तो ये धर्म के खिलाफ माना जाता था। बिल्कुल। कई हिंदुओं का मानना था कि समुद्र पार करने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो ये सिपाहियों के लिए सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं रहा, ये उनके धर्म और ईमान का सवाल बन गया। तो हमारे पास एक ऐसा माहौल है जहां किसान, कारीगर, राजा, जमींदार और सिपाही सब किसी न किसी वजह से बेचैन हैं। हर किसी को लग रहा है कि उनकी दुनिया उनसे छीनी जा रही है। बारूद पूरी तरह तैयार था। बिल्कुल। अब बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी आई एक नई राइफल की शक्ल में। एनफील्ड P53 राइफल। ये वो चिंगारी थी जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। टेक्निकली ये पुरानी राइफलों से बेहतर थी, लेकिन इसकी एक बात जानलेवा साबित हुई, इसके कारतूस। एक अफवाह तेजी से फैली कि इन कारतूसों को नमी से बचाने के लिए इन पर गाय और सुअर की चर्बी की एक परत चढ़ाई गई है। और राइफल में गोली भरने के लिए उस कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था। ठीक वहीं पर सारी दिक्कत थी। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। ये एक ऐसा काम था जो दोनों ही धर्मों के सिपाहियों को लगा कि जानबूझकर उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए किया जा रहा है। ये आखिरी चोट थी। हाँ, ये आखिरी चोट थी। सिपाहियों को लगा कि अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। उन्होंने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। और यहीं से मंगल पांडे की कहानी शुरू होती है, एक ऐसा नाम जो इस विद्रोह का प्रतीक बन गया। हाँ, 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने न सिर्फ कारतूस इस्तेमाल करने से मना किया, बल्कि अपने अंग्रेज अफसरों पर हमला भी कर दिया। उन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई। लेकिन यह खबर आग की तरह दूसरी छावनियों में फैल गई। और फिर मेरठ में कुछ हफ्तों बाद मेरठ में 85 सिपाहियों ने परेड के दौरान उन कारतूसों को छूने से भी इनकार कर दिया। उन्हें सरेआम बेइज्जत किया गया और 10 साल की कैद की सजा सुनाकर जेल में डाल दिया गया। और यही वो पल था जब सब्र का बांध टूट गया। बिल्कुल। अगले ही दिन 10 मई 1857 को मेरठ में मौजूद बाकी भारतीय सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने जेल पर धावा बोला, अपने साथियों को छुड़ाया, अंग्रेज अफसरों और उनके परिवारों को मार डाला। और फिर उनका एक ही लक्ष्य था, दिल्ली। दिल्ली ही क्यों? क्योंकि दिल्ली उस वक्त भी भारत की राजनीतिक और प्रतीकात्मक राजधानी थी। वहां बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर रहते थे। विद्रोही सिपाहियों ने दिल्ली पहुंचकर उन्हें अपना नेता शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। ये एक बहुत ही होशियार कदम था। हाँ, बहुत। इससे इस विद्रोह को, जो अब तक सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा लग रहा था, एक राजनीतिक पहचान मिल गई। एक चेहरा मिल गया जिसके नाम पर पूरे देश के लोग एकजुट हो सकते थे। दिल्ली पर कब्जा एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था। ऐसा लगा जैसे पूरे उत्तर भारत को एक इशारा मिल गया हो। ये चिंगारी जंगल की आग की तरह कैसे फैली? कौन थे वो लोग जो अलग अलग शहरों में इस लड़ाई को आगे ले गए? दिल्ली की खबर फैलते ही कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर, आरा, कई जगहों पर विद्रोह भड़क उठा और हर जगह एक स्थानीय नेता सामने आया। कानपुर में नाना साहेब ने कमान संभाली, जिन्हें अंग्रेजों ने पेंशन देने से मना कर दिया था। और लखनऊ में बेगम हजरत महल? हाँ, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने छोटे बेटे बिरजिस कद्र को अवध का नवाब घोषित कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई,
उनकी कहानी तो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। क्या हमारे स्रोत उनकी आखिरी लड़ाई के बारे में कुछ खास बताते हैं? मतलब सिर्फ एक तथ्य के तौर पर नहीं, बल्कि उस वक्त के माहौल के बारे में। स्रोत बताते हैं कि वो असाधारण थीं। जब अंग्रेजों ने झांसी का किला घेर लिया तो उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपने बेटे को पीठ पर बांधकर किले से निकली और तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। कमाल है। अंग्रेज जनरल ह्यू रोज, जिसने उन्हें हराया, उसने भी बाद में लिखा कि वो विद्रोहियों में सबसे काबिल और सबसे बहादुर नेता थीं। जून 1858 में ग्वालियर के पास लड़ते हुए वो शहीद हो गईं। ये सिर्फ हार जीत की कहानियां नहीं है, ये उस जज्बे की कहानियां हैं जो अंग्रेजों के लिए बिल्कुल अपेक्षित था। तो ये विद्रोह इतनी तेजी से फैला, इसमें इतने शक्तिशाली नेता शामिल थे, फिर भी आखिरकार ये असफल क्यों हो गया? शुरुआती सफलताओं के बाद चूक कहाँ हुई? इसकी कई बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली, ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल पाया। इसका असर मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रहा। दक्षिण और पश्चिम भारत का एक बड़ा हिस्सा शांत रहा। और शायद यही सबसे अहम वजह भी थी। हाँ, शायद। दूसरी और शायद सबसे अहम वजह, कई बड़ी रियासतें और ताकतवर समूह अंग्रेजों के वफादार बने रहे। जैसे कि हैदराबाद के निजाम या पंजाब के सिख शासक। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है, खासकर पंजाब के मामले में, जिन्हें अंग्रेजों ने कुछ ही साल पहले 2 बड़ी लड़ाइयों में हराया था। वो विद्रोहियों के साथ क्यों नहीं आए? इसके पीछे कई जटिल कारण हैं। सिखों को मुगल शासन के जुल्म याद थे और वो दिल्ली में फिर से मुगल बादशाह को सत्ता में नहीं देखना चाहते थे। साथ ही अंग्रेजों ने पंजाब में कुछ ऐसे सुधार किए थे जिससे वहां के जमींदार और सैनिक खुश थे। अच्छा। इन सिख और गोरखा सैनिकों ने अंग्रेजों को विद्रोह कुचलने में बहुत बड़ी मदद की। इसके अलावा विद्रोहियों के पास कोई एक ठोस योजना नहीं थी। उनका लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों को भगाना था, लेकिन उसके बाद क्या होगा, देश कैसे चलेगा, इस पर कोई एक राय नहीं थी। नेताओं में तालमेल की भी कमी थी। बहुत ज्यादा कमी थी। और शायद हथियारों और संसाधनों का भी फर्क रहा होगा। बहुत बड़ा फर्क। अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार, एक संगठित सेना और कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ जैसी टेक्नोलॉजी थी। वो तेजी से अपनी सेना को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे, जबकि विद्रोही ज्यादातर पारंपरिक हथियारों से लड़ रहे थे। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हाँ, सितंबर 1857 में उन्होंने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। ये विद्रोहियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। बहादुर शाह जफर का क्या हुआ, जिन्हें इतने जोर शोर से शहंशाह बनाया गया था? उनका अंत बहुत ही दर्दनाक था। उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। सजा के तौर पर उनके बेटों और पोतों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई और उनके सिर उन्हें तोहफे के तौर पर पेश किए गए। बादशाह को उनकी पत्नी जीनत महल के साथ बर्मा यानी रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में गुमनामी में उनकी मौत हो गई। और एक एक करके सभी नेता या तो मारे गए या पकड़ लिए गए। तात्या टोपे लगभग 1 साल तक गुरिल्ला युद्ध करते रहे, लेकिन अप्रैल 1859 में उन्हें भी पकड़कर फांसी दे दी गई। तो 1859 आते आते विद्रोह पूरी तरह कुचल दिया गया। लेकिन इस विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। अब भारत पर पहले की तरह राज करना मुमकिन नहीं था। बिल्कुल नहीं। 1857 ने सब कुछ बदल दिया। इसका सबसे बड़ा और फौरी नतीजा था ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का खात्मा। ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया था कि व्यापारियों की एक कंपनी के भरोसे भारत जैसे विशाल देश को नहीं छोड़ा जा सकता। सही बात है। इसलिए 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। तो कंपनी राज खत्म और ब्रिटिश राज की सीधी शुरुआत। भारत के गवर्नर जनरल को अब वाइसरॉय कहा जाने लगा, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि था। भारतीय शासकों को लेकर भी नीति बदली गई होगी। हाँ, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की अपनी नीति को और पुख्ता किया, लेकिन साथ ही उन्होंने रियासतों को हड़पने की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियां छोड़ दी। राजाओं को भरोसा दिलाया गया कि अब उनके राज्य छीने नहीं जाएंगे, उन्हें गोद लेने का हक भी वापस दे दिया गया। बस एक शर्त पर। हाँ, बस शर्त ये थी कि वो ब्रिटिश महारानी को अपनी सर्वोच्च सत्ता मानेंगे। अंग्रेजों को एक बफर जोन चाहिए था और ये रियासतें उनके लिए वही काम करती थीं। और सेना, जहां से ये सारी आग शुरू हुई थी, वहां क्या बदलाव हुए? सेना को पूरी तरह से बदल दिया गया। पहला काम ये किया गया कि भारतीय सैनिकों के मुकाबले अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई।
तोपखाने जैसे सारे जरूरी हथियार पूरी तरह अंग्रेजों के कब्जे में रखे गए। और भर्ती का तरीका भी बदला गया होगा। हाँ, सबसे बड़ा बदलाव भर्ती की नीति में हुआ। जिन इलाकों के सिपाहियों ने बगावत की थी, जैसे अवध, बिहार, वहां से भर्ती लगभग बंद कर दी गई। और उनकी जगह उन समुदायों से सैनिक भर्ती किए गए जो वफादार रहे थे। बिल्कुल, गोरखा, सिख, पठान, इन्हें मार्शल रेस यानी लड़ाकू जातियां घोषित किया गया और सेना में इनकी संख्या बढ़ा दी गई। ये एक सोची समझी नीति थी ताकि भारतीय सैनिकों को धर्म और जाति के आधार पर बांट कर रखा जा सके और उनमें फिर कभी वैसी एकता न हो पाए जैसी 1857 में दिखी थी। तो कुल मिला के 1857 का विद्रोह भले ही अपने मकसद में कामयाब न हुआ हो, लेकिन उसने भारत में अंग्रेजी हुकूमत का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। जो राज अब आया वो ज्यादा संगठित, ज्यादा सतर्क और शायद ज्यादा क्रूर था। ये एक निर्णायक मोड़ था। इसने अंग्रेजों को ये भी सिखाया कि भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में ज्यादा